यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले ही हम हुँ, देख रहे हैं कि सपा के जरिए कोई बयान आ रहा है, कभी बसपा की तरफ से बयान आ रहा है और तो कभी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है। तो आप ये देखिए कि कई विपक्षी दल हैं, लेकिन कांशी राम की जयंती का मौका एक ऐसा मौका था जहां सभी विपक्षी दलों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम कांशी राम हुँ, के हैं, हम कांशी राम के हैं। और इसी बात को चंद्रशेखर आजाद ने भी दोहराया था कि कांशीराम किसी एक के नहीं है, कांशीराम की विचारधारा सबके लिए है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मौका यहाँ पर तलाशा जा रहा है कि सपा, कांग्रेस और बसपा की बात करें, ये तीनों ने एक मांग की है और तीनों की मांग है कि कांशीराम को भारत रत्न दिया जाए, भारत रत्न से सम्मानित हुँ। किया जाए। ये बसपा की भी मांग है, ये कांग्रेस पार्टी की भी मांग है और ये समाजवादी पार्टी की मांग है। इन 3 दलों का एक ही मांग करना क्या बताता है? तो ये इससे जुड़े हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे उनसे क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। सर, बिल्कुल यहाँ जो सपा, बसपा और कांग्रेस की जो एक मांग नज़र आ रही है, इस मांग के साथ हुँ। क्या दिखाई दे रहा है? क्या गठबंधन तलाशा जा रहा है? या क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले? देखिए ज़ाहिर बात है नाज़मीन कि आने वाले हुँ, साल भर के भीतर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में कौन कितना बड़ा कांशीराम भक्त हो सकता है, उसको साबित करने की आप देख रहे हैं होच ही लग गई है। इससे पहले सपा में देखा गया जिस तरह से वो जो है कांशीराम जी की बड़ाई करते हुए नज़र आए, हुँ, तमाम जो पुराना इतिहास था, वो खंगालते हुए दिखाई पड़े। कांग्रेस पार्टी हुँ, ने बाकायदा जो है कांशीराम जी को याद किया, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि देखिए चुनावों का जब वक़्त होता है, हुँ, तब इस तरह से जो बड़े और हुँ, महापुरुष लोग होते हैं, उनको याद किया जाता है और यहाँ पर सीधा-सीधा मतलब ये होता है कि जो दलित वोट बैंक है, वो किस तरह से अपने पास में उनको लाया जाए, उनको अपने साथ हुँ, मिलाया जाए। क्योंकि देखिए राजनीति के हिसाब से देखा जाए नाज़रीन, तो यहाँ पर दलित वोट बैंक पे हमेशा से सबकी नज़रें लगी हुई हैं। हुँ, आप देखिए 20-22% उत्तर प्रदेश में लगभग कह सकते हैं दलित वोट बैंक है। तो ऐसे हुँ, में जिस तरफ भी ये आंकड़ा चला जाएगा, उसकी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ेगी। बहन जी की बात करें, तो उन्होंने भी हमेशा से जो रणनीति बनाई है कि दलित और मुस्लिम जो वोटर होता है, उनको एक साथ लेकर आने का प्रयास किया है और देखिए हुँ, कई दफा इसमें वो कामयाब भी रही हैं। इसीलिए 2007 में जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बनती हैं पूरे बहुमत के साथ में, हुँ, तो उनको पता है कि भाई हिंदू में भी अगर दलित वोट बैंक को हमें अपने साथ जोड़ना है और साथ में हुँ। मुस्लिम जो वोट बैंक है वो 17-18% अगर इस तरफ आ जाता है, तो एक बड़ा कह सकते हैं कि आंकड़ा कह सकते हैं कि पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो उस तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। वैसे अच्छा में सर, क्या ये जो एक तीन चीज़ है यहाँ पर जी, कि जब जी। कांची राम की जयंती थी तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी और ये तस्वीर थी हुँ, राहुल गांधी के साथ कांशी राम की छोटी बहन की। वो मायावती हुँ। पर आरोप लगाती हैं कि वो दलित विरोधी हैं, वो अब दलितों के साथ नहीं है। यानी कि जैसा जी। आपने कहा कि 2007 में जिस बहुमत के साथ मायावती मुख्यमंत्री बनी सूबे की, उसके बाद ऐसा क्या हुआ मायावती के साथ कि दलित उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा है? देखिए, 2 बातें हैं नाज़मीन, हुँ, क्योंकि बा 2007 से 12 तक मुख्यमंत्री हुँ, मायावती रहती हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार ये रहती है। अब ऐसे में उन्होंने क्या वाक़ई में दलितों के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए हुँ, कुछ काम किया? इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठे कि भई ये भी हुँ, कहा गया कि उन्होंने सिर्फ़ अपनी मूर्तियाँ बनवाई, हुँ, हाथियों की मूर्तियाँ बनवाई, यानी कि एक तरीके से जो पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए हुँ, था, वो इस्तेमाल उतना बेहतर तरीके से नहीं हुआ। जिस हुँ, तरह से उन्होंने पार्क डेवलप की, उसको लेकर भी कहा गया। तो ये तमाम बातें ऐसी रही जो हुँ, जो आलोचक थे इस बात को कहते रहे कि अगर मायावती यही पैसा अगर दलितों की पढ़ाई-लिखाई में उनके बेहतर भविष्य के लिए खर्च हुँ, करती, तो आज भी जो वोटर था उनके हक में बना रहता। और दूसरी जो मैं सोचता हूँ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये नज़र आती है कि मायावती का जो एक राजनीति में जुड़ाव रहा है, जो कद हुँ, रहा है, वो इसलिए रहा कि वो ज़मीन पे हमेशा से राजनीति करती रही, लोगों के बीच में हमेशा जाती रही। लेकिन इन 8-10 सालों की बात करें तो बिल्कुल पब्लिक के बीच में जाना और जनता के बीच में जाना इस तरीके से उन्होंने या तो बंद कर दिया या लगभग ये मान सकते हैं कि ना के बराबर कर दिया। अब ऐसे में उनका भतीजा हुँ, आकाश आनंद वो निकल कर सामने आते हैं, खुद उनके भतीजे ऐसी बयानबाजी कर देते हैं कि मायावती खुद अनकंफर्टेबल हो जाती है। हुँ, तो ये तमाम ऐसी बातें जो मायावती को एक उत्तराधिकारी चाहिए वो हुँ, बन नहीं पाया या उनको मिल नहीं पाया और यही हुँ, वजह है कि मायावती का जो कद रहा, अब जब ढलान पर राजनीति आ रही है तो उनके जैसा दूसरा कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि हुँ, ये भी एक बात कही जाती है कांशीराम जी के पास मायावती थी, लेकिन हुँ, मायावती के पास ऐसा कोई भी हुँ, नहीं है जो बीएसपी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़े। इसीलिए कभी आकाश आनंद पे बात होती है, कभी दूसरे चेहरे पर बात होती है, लेकिन मायावती
का जो चेहरा अभी भी बना हुआ है, लोग उससे दूर नहीं जाना चाहते। अच्छा सर, आकाश आनंद की बात करें तो ये भी कहा जा रहा था कि जी। बीएसपी हो सकता है कि आकाश आनंद को लॉन्च कर रही है, तो हो सकता है कि यूपी में सीएम चेहरा उनकी पार्टी से वही बन जाए। क्योंकि आकाश जी। आनंद ने तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर ये भी कहा था कि हमारे लोगों को वो सड़कों पर लाते हैं, उन्हें उकसाते हैं, और जब आंदोलन भड़कता है तो चंद्रशेखर आजाद खुद सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं और हमारे लोग ही पिसते हैं, यानी कि दलित लोग ही पिसते हैं। ऐसी बातें वो करते हुए नजर आए। अब देखिए, हरियाणा में भी उनकी मौजूदगी देखने को मिली थी, बिहार की विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, कांशीराम की जयंती पर हमने आकाश को हमने राजस्थान में भी देखा जब रैली करते हुए नजर आए। तो आकाश की भूमिका बीएसपी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उस भूमिका का फ़ायदा बीएसपी को कितना हो रहा है, ये भी समझने की और इसमें समझाने की ज़रूरत दिखाई पड़ती है। क्योंकि नाज़रीन, आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में बड़े एंग्री यंग मैन के रूप में उनकी एंट्री होती है, तमाम तरह के ताबड़तोड़ बयानबाज़ी वो करते हैं, और जब रिजल्ट सामने आते हैं तो एक भी सीट मायावती की या बीएसपी के सामने नहीं आती है। बिहार पहुँच जाते हैं, हालाँकि एक सीट बीएसपी वहाँ पर जीती है, लेकिन जो बड़े लेवल पे बीएसपी सोच रही थी कि यूपी से बाहर निकल के राजनीति को किया जाए, उसमें पूरी तरीके से वो फेल नज़र आते हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी उनके पास में मात्र एक इक्का-दुक्का विधायक दिखाई पड़ते हैं, तो पार्टी की ज़िम्मेदारी और पार्टी की जो एक मजबूत छवि रही है, उसको उसी बुलंदी पर लेके जाना इतना आसान नहीं होने वाला, और ये बात खुद आकाश आनंद को भी पता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये भी बन जाता है कि क्या वो मायावती को रिप्लेस करने की आज के समय में वो हैसियत रखते हैं या वो तजुर्बा रखते हैं, ये अपने आप में एक बेहतर और बड़ा सवाल और बीएसपी के लिहाज से बन जाता है कि क्या उनकी अगुवाई में लोग चलने को तैयार हैं, और क्या बीएसपी के पास वो नेताओं का एक जमघट है जो अब से पहले 10 साल पहले हुआ करता था, 5 साल पहले हुआ करता था, 5 साल 8 साल पहले तक हुआ करता था। तो ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं कि जो एक बड़ी लीडरशिप बीएसपी की थी, वो उनका साथ छोड़ के अब जा चुकी है। तो ऐसे में पार्टी को रीएस्टैब्लिश करने के लिए मायावती का चेहरा सामने हमेशा रखना पड़ेगा, और इसके अलावा आकाश आनंद को अपने भाषण के जरिए, अपनी बातों के जरिए चीजों को सामने रखना पड़ेगा, ताकि उनकी एक छवि और एक बुलंद छवि यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़े। अच्छा सर, अखिलेश यादव की बात करते हैं, सपा के मुखिया। वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी को लेकर तैयार मान रहे थे कि उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, और साथ ही साथ उनका ये कहना था जो भी कांशीराम के अनुयायी हैं, जो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। अखिलेश यादव ने खुलकर कह दिया कि हम उनके साथ हैं, और ये मांग तो मायावती भी कर रही है, ये मांग राहुल गांधी भी कर रहे हैं, और ये मांग चंद्रशेखर आजाद भी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव का ये कहना कि हम उनके साथ हैं जो ऐसी मांग कर रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव ने भी दरवाजे खोल दिए? देखिए, जाहिर बात है, अखिलेश यादव को भी पता है कि मायावती की जो हैसियत है, जो कद है और जो मजबूती है, वो किसी छुपी हुई नहीं उत्तर प्रदेश में, और बार-बार इस बात को लेकर चर्चा हो चुकी है कि क्या मायावती एक बार फिर सपा के साथ आना चाहेंगी, कांग्रेस के साथ में आना चाहेंगी, यानी कि इंडिया अलायंस में वो आना चाहेंगी। क्योंकि आप देखिए 2019 में आखिरी बार था जब सपा और बसपा का गठबंधन था लोकसभा चुनाव में, वहां पर मोदी जी की लहर दिखाई पड़ती थी, लेकिन उन सब के बीच में भी 15 लोकसभा सीटें सपा और बसपा गठबंधन जीतता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हो जाता है, मायावती कहती हैं कि भाई हमारा तो वोट शेयर घट गया, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, वो एक चलो की नीति पर चुनाव लड़ती हैं। 2022 में अलग अलग होकर चुनाव लड़ती है, और मायावती को महज 1 या 2 सीटें उन चुनाव में प्राप्त होती है, और वहीं अखिलेश यादव 110, 111 पे इंडिविजुअल लेवल पे लेके आते हैं। और उनके साथ में हम आरएलडी को जोड़ दें, हम ओपी राजभर को जोड़ दें, तो ये आंकड़ा 120-25 के आसपास बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मायावती साथ होती, तो जो जानकार है, जो समझते हैं राजनीति उत्तर प्रदेश की, ये मानते हैं कि कम से कम 200 का आंकड़ा ये बहुमत, ये गठबंधन जो है वो पार करता हुआ दिखाई पड़ता। क्योंकि जब आंकड़े निकल के सामने आए, तब ये पता चला कि लगभग 80 सीटें ऐसी थी जो मायावती की वजह से सपा को गंवानी पड़ी। तो ये तमाम ऐसे आंकड़ेबाजी का खेल है जो बताता है कि अगर दोनों की ताकत एक जगह आ जाए और साथ में कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल हो जाए, तो इनको हराना वाकई बीजेपी के लिए आसान बात रहने वाली नहीं है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव की बात करें तो सर, एक और उनका बयान सामने आता है, और वो ये कहते हैं कि यूपी में बुलडोजर चालक बदलेगा, पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी फिर से आएंगी, ये बात करते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं कि यूपी में बुलडोजर चालक बदलेगा और उनकी पार्टी से मुखिया होगा, यानी कि मुख्यमंत्री को लेकर अपनी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच में आप देखिए कि गठबंधन की भी चर्चा चल रही है, तो क्या इन तीनों का साथ आना बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, बिल्कुल, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं कि आने वाले चुनाव के जब वक्त हो, उससे पहले कहीं ये तीनों एक साथ आ ना जाए। क्योंकि आप देखिए कि मायावती को भी पता है कि उनकी पार्टी की जो इस समय
मजबूती की बहुत ताकत के साथ में नजर नहीं आती है। 2024 के चुनावों की बात करें तो महज 10 के आसपास तो उनके पास मत प्रतिशत रहा, जो उस समय 20-22% सिर्फ दलितों का रहता था। तो वो भी समझ पा रहे हैं कि अकेले चलने की नीति पर भले ही वो बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये उस तरह से अब सफल होने वाला नहीं है। उनको भी जरूरत है और यहाँ पर हो सकता है कि चुनाव आते आते कहीं अखिलेश यादव और मायावती जी और इसके अलावा राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी भी साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर ना आ जाए। अगर ऐसा होता है तो वाकई आप ये देखिएगा कि चुनावों में बीजेपी को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने में भी हालात बहुत बेहतर नजर नहीं आ रहे। ब्राह्मण का जो विधायक है उनका अलग रुख नजर आता है। कभी कोई विधायक योगी जी के बारे में कुछ कह देता है, कभी जो उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वो कुछ अलग राह अपनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अभी मुक्तेश्वर जी महाराज का मामला अभी चल ही रहा है। तो ऐसे में तमाम फैक्टर है जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए भी इन चुनावों में जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं रहने वाला है। बिल्कुल, जीत तो आसान नहीं होगी, लेकिन इस बीच में जिस तरीके से विपक्ष के सभी दल एक आने की चर्चा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की कहीं ना कहीं सोच नजर आ रही है। और इसी बदलाव के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ भी हो सकता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यही देखना होगा कि 27 में जो चुनाव होगा वो क्या होगा। क्या वाकई जो अभी एकला चलो पर बीएसपी नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस हाथ बढ़ा रही है, सपा हाथ बढ़ा रही है, आजाद समाज पार्टी हाथ बढ़ा रही है, तो क्या ऐसे में बसपा भी झुककर हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आएगी? और क्या इन 4 दलों का गठबंधन होता है तो क्या बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? ये भी कई बड़ा सवाल यहाँ पर दिखाई देता है। देखना होगा और देखते हैं कि जब 27 के चुनाव और नजदीक आएंगे तब क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे सकता है।